नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को होनी है, तो उसी के क्रम में हमारे चैनल पर शुरुआत हो चुकी है और यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा को केंद्र में रखते हुए साथ ही साथ हम लोग बीईओ 2023 यानी खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं को भी टारगेट में रख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि तीनों का सिलेबस लगभग सेम है और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए शेष दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको जीएस पीसीएस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, यानी बृहद पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और अभी पर्याप्त समय भी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले वीडियो में आपसे कुछ पुस्तकों के बारे में डिस्कस किया था, कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस किया था और आपको बताया था कि कैसे तीनों का सिलेबस सेम है और हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो जीएस का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इतिहास के पिछले 5 वर्षों में यूपी पीसीएस में, खासकर यूपी पीसीएस की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास से पिछले 5 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, क्या इम्पोर्टेंट है उसमें पढ़ना, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। यानी एक प्रकार से कहें जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में ये वीडियो है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ डेली आगे बढ़ती रहेगी और एक से एक नई चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। और ये मत समझिएगा कि ये एक छोटा चैनल है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर आपको जो जानकारी दी जाएगी वो शायद आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी ना मिल पाए, जहाँ पर आप इतने पैसे खर्च करके जाते हैं। ठीक है, बस फॉलो करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए प्रतिदिन, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या फिर इससे रिलेटेड हों। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस किया है कि 2018 से 2022 यानी जिस वक्त पैटर्न चेंज हुआ था और माइनस मार्किंग भी प्रारंभ हुई लोक सेवा आयोग में, तो उस वक्त से पैटर्न कुछ ऐसा बदला है कि यूपी पीएससी जो है वो यूपीएससी की तर्ज पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसमें पूरी तरह से सफल तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी लगभग 50 से 60% क्वेश्चन जो हैं वो फैक्चुअल आते हैं, जो कि यूपी पीसीएस टाइप के ही होते हैं। तो उन सब को देखते हुए जो विगत 5 वर्षों में इतिहास के विभिन्न सेगमेंट से जो प्रश्न आए हैं उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हम बात करें अगर 2018 की, तो 2018 में प्राचीन इतिहास से 7 प्रश्न आए, मध्यकालीन इतिहास से 8 प्रश्न आए और आधुनिक इतिहास से 6 प्रश्न आए, यानी कुल मिलाकर 21 प्रश्न आए थे 2018 में इतिहास से। ठीक है, कुल 150 प्रश्नों में से, जैसा कि आपको पता है। 2019 में चलें तो 2019 में प्राचीन इतिहास से सिर्फ 5 ही प्रश्न आए, मध्यकालीन इतिहास से 9 प्रश्न आए और आधुनिक इतिहास से 12 प्रश्न आए। और आधुनिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सम्मिलित है। ठीक है, यानी 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब से लेकर 1947 तक के इतिहास को हम यहाँ पर आधुनिक इतिहास में काउंट कर रहे हैं। ओके, 2020 में चलते हैं तो 2020 में एक बार फिर से प्राचीन इतिहास का बोलबाला रहा। 10 प्रश्न पूछे गए, मध्यकालीन इतिहास से 6 और आधुनिक इतिहास से 6, यानी टोटल 22 प्रश्न पूछे गए। 2021 की बात करें तो प्राचीन इतिहास से 6 प्रश्न, मध्यकालीन से 5 प्रश्न और आधुनिक इतिहास से 8 प्रश्न, यानी टोटल 19 प्रश्न इतिहास से पूछे गए। और पिछले साल यानी 2022 में प्राचीन इतिहास से 5 प्रश्न आए थे, मध्यकालीन से 6 और आधुनिक इतिहास से 9 प्रश्न आए थे। टोटल 20 प्रश्न इतिहास के आए थे पिछले वर्ष यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये मैंने आपको क्यों बताया है? ये इसलिए बताया है ताकि आपको इतिहास विषय का महत्व पता चले और आपको ये अनुमान लग सके कि इतिहास में भी चूँकि 3 टॉपिक हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो इन तीनों में से हमको तवज्जो किसको देना है या किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ऐसे में
इस एनालिसिस को देखते हुए ये कह पाना मुश्किल है कि तीनों में से किस सब्जेक्ट को हम कम पढ़ें, किसको ज़्यादा। इसीलिए आपको तीनों को महत्व देना है। हाँ, आधुनिक इतिहास हमेशा से ज़्यादा पूछा जा रहा है और आधुनिक इतिहास चूँकि मेंस का भी टॉपिक है, इसलिए आपको आधुनिक इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि आप प्राचीन और मध्यकालीन को थोड़ा कम भी पढ़ेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको आधुनिक इतिहास को अच्छे से पढ़ना है, जिसके लिए मैंने किताबें आपको बता दी हैं और नोट्स भी अवेलेबल है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर सैम्पल नोट्स देखकर ले सकते हैं। ओके, तो इन तीनों को देखते हुए अगर हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे तो हम क्या कहेंगे कि आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। उसके बाद प्राचीन इतिहास, जैसा कि वर्तमान में 2-3 साल का ट्रेंड चल रहा है, तो प्राचीन इतिहास से आधुनिक इतिहास के बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर मध्यकालीन इतिहास से आते हैं। तो इसी क्रम में आज के पहले वीडियो में हम लोग अब प्राचीन इतिहास के ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। और जो अगला वीडियो होगा उसमें मध्यकालीन, आधुनिक सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के बारे में आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताया जाएगा। फिर ये जो टॉपिक्स बता रहे हैं इसको हम खुद भी करवाएंगे। सबका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। पूरी तैयारी होगी, बेहतरीन तैयारी होगी। ओके, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से होती है। प्रागैतिहासिक काल, हालांकि अगर हम सीधे से कहें तो यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। यूपी पीसीएस कभी कभार ही इससे प्रश्न पूछता है। हालांकि पिछले, अगर हमको याद होगा कि 6 से 7 साल के प्रश्न पत्र को उठाकर देखें तो शायद ही इससे प्रश्न कोई आया हो या नहीं ही आया है। ठीक है, हालांकि ये जो सेगमेंट है ये यूपीएससी यानी आईएएस और अन्य जो राज्य की परीक्षाएं हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एमपी पीसीएस के लिए उससे प्रश्न ये पूछता है, लेकिन यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको आप सिर्फ नॉर्मली ही पढ़ लीजिए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो हम लोगों का इतिहास, वास्तविक इतिहास शुरू होता है वो शुरू होता है सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से। सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को हमको अच्छे से पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले तो इसका विस्तार कहाँ था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये हमको पढ़ना है। इसके जो प्रमुख नगर हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हौदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ये नगर कहाँ पर अवस्थित थे, किस नदी के किनारे अवस्थित थे, इनकी वर्तमान में अवस्थिति कहाँ पर है और इनसे जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन नगरों को पढ़ लेना है। और विस्तार, नगर, यही इतना पढ़ने के बाद लगभग आपने सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिया है। इसी में पूरा सब आपका हड़प्पा और सिंधु सभ्यता आ जाएगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक होगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आपको चारों वेदों को अच्छे से पढ़ना है। चारों वेदों को अच्छे से पढ़ना है। उपवेदों को पढ़ना है, उनके ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना है, उपनिषदों को पढ़ना है और ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं को पढ़ना है। इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। उत्तर वैदिक काल में भी उनके प्रमुख देवताओं को पढ़ना है। उत्तर वैदिक काल में जो राजत्व का सिद्धांत आया था या और भी जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जब आप लोग किताब से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ये वैदिक सभ्यता हो गया। और इसके बाद आपको वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में अंतर होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होता चला जाएगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संगम काल। संगम काल, इसमें चोल, चेर और पांड्य राज्यों का भी वर्णन है। हालांकि वो दक्षिण भारत के राजवंश जब पढ़ेंगे तो
उसमें भी हम पढ़ेंगे तो अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि संगम में भी चोल चेर राज्य है और आगे जब दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें भी चोल चेर राज्य है। तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, चूँकि चोल राज्य 2 बार आया था, चेर और पांडवी, तो इसीलिए उसमें कोई बहुत कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। फिलहाल संगम काल में जो तीनों संगम हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, और इसके बाद संगम जो प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे तुलक्कापियम व्याकरण ग्रंथ है और शिलप्पाधिकारकम मणिमेखलय, इससे सबसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद आते हैं प्रमुख धर्मों की तरफ। प्रमुख धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत और शैव धर्म इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे बौद्ध धर्म में आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा पढ़ना है, उनका जीवन परिचय, जन्म कब हुआ, कब उन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, और उनके जन्म की घटना क्या कहलाती है, उसका प्रतीक क्या क्या था, ये सब आपको पढ़ना है। और इसके बाद उनकी शिक्षाओं को पढ़ना है और 4 संगीतियाँ जो बौद्ध की हुई थी उसको पढ़ना है, और त्रिरत्न बौद्ध में जो है उसको पढ़ना है। ठीक है, इतना आप पढ़ लेंगे तो बौद्ध संबंधी सारी जानकारी हासिल कर लेंगे, बौद्ध धर्म संबंधी। जैन धर्म में भी वही करना है, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, उनके तीर्थंकरों को पढ़ना है, खासकर पहला, दूसरा, 19वां, 21वां, 23वां और 24वां तीर्थंकर, उनकी संगीतियों को पढ़ना है। ओके। भागवत धर्म और शैव धर्म में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शैव धर्म है। भागवत धर्म में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य थे इत्यादि, ये सब आपको पढ़ना है। शैव धर्म में भी जैसे लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये सब चीज़ें आपको शैव धर्म में पढ़ना है। शैव धर्म के संस्थापक कौन थे, लकुलीश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस संस्थापक कौन थे इतना ही पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। इसके बाद महाजनपद आते हैं, तो महाजनपद में सिर्फ 16 महाजनपदों का नाम पढ़ना है, उनकी राजधानी और उनकी वर्तमान अवस्थिति कहाँ है, और इसके अलावा महाजनपदों का उल्लेख जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अंगुत्तर निकाय में है, और इनको पढ़ लेना है, और 16 महाजनपदों के नाम राजधानियों सहित याद होने चाहिए बस। इसके बाद आते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष से ही वास्तविक इतिहास की शुरुआत होती है। जो हम लोग पढ़ते हैं राजा रानी वाला इतिहास, वो मगध के उत्कर्ष से ही हम लोग जानते हैं और वहीं से शुरुआत होती है। यहीं से वंशों का हमको पता चलता है। मगध के उत्कर्ष में 3 वंश, इनका क्रम याद रखना है। तीनों वंशों के प्रमुख हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश की स्थापना कब हुई, इसके अंतिम शासक कौन थे और इसके प्रमुख शासक, जैसे इसमें बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं और उदयन है। उदयन के बारे में अक्सर प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी, तो ये आपको जानना जरूरी है। इसके बाद शिशुनाग वंश, यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। ऐसे ही नंद वंश के बारे में भी आपको, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, महापद्मनंद के बारे में कुछ पढ़ना है। इसके बाद अंतिम शासक घनानंद के बारे में पढ़ना है, उसी का समकालीन सिकंदर था, ये भी आपको जानना है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, सबको आपस में मिलाकर। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है मौर्य साम्राज्य। अब यहाँ से प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट होते हैं जिनसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। उसी में से पहला है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे उसके प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका संस्थापक था उसके बारे में अक्सर जो विदेशी दार्शनिक थे उन्होंने उसकी पहचान अलग अलग व्यक्तियों से की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, इनकी उपाधियों को पढ़ेंगे, जैसे इसको अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को। अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात, फिर इन सबके जीवन परिचय को पढ़ने के बाद अशोक के अभिलेख और अशोक के शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद लास्ट में मौर्य प्रशासन को पढ़ेंगे, सैन्य व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे मौर्य की, और मौर्यों की मुद्रा प्रणालियों को पढ़ेंगे। इससे भी प्रश्न पूछता है। इसको हम अगर पढ़ लेंगे तो हम समझ लीजिए कि हम लोगों ने पूरा मौर्य साम्राज्य अच्छे से पढ़ लिया। ओके,
इसके बाद मौर्योत्तर काल की तरफ आते हैं। मौर्योत्तर काल को हम लोग 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्योत्तर काल में एक तरफ भारतीय वंश थे तो दूसरी तरफ विदेशी आक्रमण से उपजे कुछ वंश थे, तो उनके बारे में हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। भारतीय वंश में जैसे सबसे पहले शुंग वंश आए, फिर कर्ण वंश आए, सातवाहन वंश आए। इन सब के प्रमुख राजाओं को पढ़ेंगे, उन्होंने क्या कार्य किए, कौन सी उपाधियां ग्रहण की, इन सब को क्रम वाइज पढ़ेंगे। इसके बाद उसी के साथ साथ 2 विदेशी आक्रमण से उपजे वंश थे, जैसे इंडो ग्रीक आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण वंश में कनिष्क के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट है ये पढ़ना कि कनिष्क के बारे में, कनिष्क ने कौन कौन से कार्य करवाए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे मौर्य हो, चाहे मौर्योत्तर हो, चाहे गुप्त हो, चाहे गुप्तोत्तर काल हो, इन सभी के जो शासक हैं, जो वंश हैं, इनका क्रम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है वो क्रम से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताइए इसमें से कौन सा शासक पहले आया, कौन सा बाद में आया, या कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश बाद में आया। तो ये आपको याद होना, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, इसके बाद हम लोग आएंगे गुप्त काल की तरफ। गुप्त काल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे प्राचीन इतिहास का। कम से कम 3 से 4 प्रश्न इससे ही पूछे जाते हैं। तो इसके जो प्रमुख शासक हैं उनको क्रम वाइज याद करना है, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसकी उपाधि विक्रमादित्य थी, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इनको आपको पढ़ना है। इनकी उपाधियां क्या थी, इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, या इनके समय में कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी, ये सब आपको अच्छे से पता करना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद गुप्त काल में ये जो शासक हुए थे, इन सबके अपने अपने अभिलेख थे, उन अभिलेखों को पढ़ना है, इनकी उपाधियों को पढ़ना है। गुप्त काल की मुद्राएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। गुप्त काल के टैक्स जैसे भाग, भोग, शुल्क और हिरण्य, ये सब कर थे गुप्त काल में लगाए जाने वाले, तो इन सब को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद गुप्त काल साहित्यिक काल था, साहित्य का स्वर्ण काल गुप्त काल को माना जाता है, तो साहित्य को पढ़ना है, इसी में कालिदास की रचनाओं को पढ़ना है, और भी ढेर सारे जो कवि थे उनके बारे में पढ़ना है। वैज्ञानिक प्रगति आर्यभट्ट और वराहमिहिर के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आर्किटेक्चर, जो कलात्मक ढांचा था गुप्त काल का, वो भी अपने आप में अद्वितीय था, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर या कानपुर का भीतरगांव का मंदिर, ये सब गुप्त काल में ही बने। या जो नव वैष्णववाद का उदय हुआ, जो त्रिमूर्ति की संकल्पना, जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, सब गुप्त काल की ही देन है। जो षट दर्शन थे उनका अंतिम रूप से संकलन भी गुप्त काल में ही हुआ। तो गुप्त काल इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं थीं वो सभी गुप्त काल में घटी हैं, और उन सभी को हमको पढ़ना है। ओके, इसके बाद गुप्तोत्तर काल में आ जाते हैं। गुप्तोत्तर काल में गौड़ वंश, पुष्यभूति वंश, जिसमें सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था, इसको हमको ज़रूर पढ़ना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यही हर्षवर्धन की जब मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है, तो यहीं से मान लिया जाता है कि अब प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया है। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास आता है। मध्यकालीन को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 648 से लेकर लगभग 1205 ईस्वी तक, यानी जब 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तब वहाँ से उत्तर मध्यकाल माना जाता है, जिसको हम लोग मध्यकालीन भारत वास्तविक रूप से कहते हैं। तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल आज प्राचीन इतिहास में ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, इसको नोट करके रख लीजिए। हालांकि मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मैं पहले भी कहता आया हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर आपको ढेर सारी जानकारियाँ, अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं PCS के, BEO के और RO के, और आपको 2023 में सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग मुझसे ज़रूर जुड़िए। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको जो बताया जाएगा वो 100% सही, ऑथेंटिक और वर्तमान ट्रेंड के अनुसार ही बताया जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुझसे ज़रूर जुड़े। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और हाँ, इन सब को एक नोट्स बनाकर लिखिए और बारी बारी से पढ़ते चलिए। कोई दिक्कत हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं। हालांकि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का वीडियो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन आप वीडियो का इंतज़ार किए बिना
धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जितने अच्छे आप खुद पढ़ सकेंगे उतना आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, ये बात ध्यान में रखते हुए और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से ये साल गोल्डन ईयर है और इससे बेहतरीन मौका आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो आज प्राचीन इतिहास के इतने सेगमेंट मैंने आपको बता दिया जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। अगले वीडियो में मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।